Hello everyone, welcome back to the channel. So today we'll discuss some of the reasons why Indian stock market are bleeding. So अभी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से मार्केट कंटिन्यूसली अपने डाउन ट्रेंड पे है. तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और वो कब तक चलेंगे, आगे फ्यूचर आउटलुक क्या है, वो सारा एट लेंथ आज डिस्कस करेंगे. सो बिगनिंग विद द टॉपिक, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टॉक के वैल्यूएशंस हैं. अब स्टॉक के वैल्यूएशंस बोल लीजिए या इंडेक्स के वैल्यूएशंस बोल लीजिए, वो दोनों चीज़ें इसमें देखेंगे. फिर यू कैन योरसेल्फ डिसाइड एंड जज कि वेदर द स्टॉक मार्केट इज़ सीरियसली इन ओवर वैल्यूड फेज और ठीक है इट इज़ नॉर्मल. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ रेशियोज़ हैं. जैसे इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इज़ 114%. व्हाट डज दिट सिग्निफाई? ये सिग्निफाई क्या करता है, इसका मतलब है कि जितनी भी कंपनीज़, the value of companies that are being traded in the Indian markets is 114% of the GDP. मतलब अगर सिंपलर टर्म्स में बात करूँ तो मार्केट बिट ओवर प्राइज्ड है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इकोनॉमी का साइज एंड ग्रोथ के कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट थोड़ा सा हायर वैल्यूड है. अब ये परसेंटेज नॉर्मली कितना होना चाहिए, या हम किस चीज़ से डेटा को मेजर करते हैं? हम हिस्टोरिकली तो देखते हैं, डेटा हिस्टोरिकली ये सजेस्ट करता है कि ये रेशियो 100% से कम होना चाहिए, जो अभी 114% है. ये बात क्लियर होगी. सेकेंड पॉइंट क्या है, द निफ्टी इज़ नाउ ट्रेडिंग एट अ 1 ईयर पी ऑफ 19.3. अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो या अभी आगे स्मॉल कैप मिड कैप का भी ये चीज़ देखेंगे. इसका मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग का अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि 1 रुपी की अर्निंग के लिए द इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे 19 रुपीज़. तो इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है? अब इस पे भी डेटा क्या बताएगा, हिस्टोरिकली बताएगा. हिस्टोरिकली हम अगर बात करते हैं तो 17-18 के पी पे निफ्टी को जनरली ट्रेड करना चाहिए, जो अभी 19 प्लस ट्रेड कर रहा है. तो उसके और भी कुछ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. अब सिर्फ निफ्टी में क्या है, निफ्टी 50 कंपनीज़ का नहीं देखते ना हम, तो और भी चीज़ों को चेक करते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं मिड कैप्स की बात करता हूँ, आप देखो निफ्टी मिड कैप का अभी तो करेक्शन फेज शुरू हुआ है. अभी आप देखो ना, निफ्टी मिड कैप का पी कितना है, 33.6. जनरली ये पी कितना होना चाहिए, इट शुड बी आइडियली 25-28 अगर हिस्टोरिकली हम बात करते हैं. अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू क्या करते हैं, ये दो चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं. ये एक तो ये बताएंगे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन देयर हिस्टोरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू. और सेकेंडली ये फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये जनरली ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर आउटलुक अच्छा है. तभी तो कोई कंपनी का प्राइस कैसे होता है, वो सेंटिमेंट या डिमांड सप्लाई पे तो ड्रिवन होता है. अगर मैं कहूँ ट्रेंड है या कंपनी हायर पी पे वर्क कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसके इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक है ना उसकी फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर के. बट अगर हम उसको हिस्टोरिकली भी मेजर करें, अब मिड मार्केट कैप ठीक है निफ्टी मिड कैप का, और अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो जनरली ये 25-28 के रेंज में होना चाहिए. अब थोड़ा ज़्यादा पी ऑब्वियसली होता ही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप का. रीज़न बीइंग क्या है, वो उनमें पोटेंशियल के ग्रोथ भी ज़्यादा है बट रिस्क भी ज़्यादा है. उसी लिए अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ, वो भी अराउंड 2 या 3 की रेंज में होना चाहिए, जो 4.58 है. तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई रियली फ्यूचर दैट ब्राइट कि ये दोनों पैरामीटर ज़्यादा हैं. अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा. अगर Q3 के रिजल्ट्स भी आप देखते हो तो अर्निंग्स पे डेंट आया है सारी कंपनीज़ की. तो इतना कुछ फ्यूचर अभी इतना ब्राइट तो नहीं लग रहा कि हम अभी से ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं इनके, या पी या प्राइस टू बुक वैल्यू को देख के हम इतने फ्यूचर के आउटलुक को लेके ओवर एंथुजियास्टिक हो जाएं, या फिर हम इतना ज़्यादा इस पर रिलाई करें. तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे. सिमिलरली अगर स्मॉल कैप की बात करूँ तो उसमें भी आप ये चेक करो कि प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, उसकी भी रेंज ज़्यादा है हिस्टोरिकली. प्राइस टू बुक वैल्यू की भी रेंज अगर मैंने अभी पीछे डिस्कस करी, वो भी ज़्यादा है. थर्डली अगर मैं बात करूँ, सिंपली देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनर में एक क्वेरी चलाई कि किस किस का प्राइस टू अर्निंग 100 से ज़्यादा है. मार्केट कैप मैंने ऑलमोस्ट 20,000 CR से ज़्यादा ही रखा है. तो इसमें क्या होगा, सेबी के अकॉर्डिंगली 50,000 CR के ऊपर तो आपकी टॉप 250 कंपनीज आई जाती हैं. तो अब वहाँ पे अगर सिंपल एग्जांपल देखूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं चलो BHEL का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो BHEL का देखो आप पी स्टॉक कितने के पी पे, 124 के पी पे ट्रेड कर रहा है. उसका इंडस्ट्री पी 47.5 है, स्टॉक 124 के पी पे. तो अब ये चीज़ कुछ तो सिग्निफाई कर ही रहा है ना आपको कि वैल्यूएशंस
बहुत ज़्यादा है मार्केट के। करेंटली उस स्टॉक को देखो, हिस्टोरिकली उसका पी देखो कितने पे ट्रेड होता है, अभी उसको देखो स्टॉक का पी क्या है, तो वो उसकी बुक वैल्यू को देखो 69.5। उसके विज़ा विज़ अगर हम देखें उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 4% से भी कम, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.13%। तो आर दीज पैरामीटर रियली जस्टिफाइंग द स्टॉक वैल्यू? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, निफ्टी के पी को देखा, हमने मिड कैप के पी को देखा, स्मॉल कैप के पी को देखा, और कुछ कंपनीज हमने यहाँ पे फिल्टर आउट करी जिसका हमने पी 100 से ऊपर, मार्केट कैप भी हमने, ऐसा नहीं है कोई हमने छोटी कंपनी या जस्ट लिस्टेड कंपनी देखी, पुरानी कंपनी देखी, उसके हमने विज़ कुछ 3-4 पैरामीटर्स देखे, उसके हिसाब से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है। सो ये चीज़ होपफुली आपको क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मॉडरेटली ओवर वैल्यूड तो है ही। अब वो ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, निफ्टी है, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। अब इसी के बाद सेकंड पॉइंट आता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो नहीं रुकेगा तो शायद आगे भी आपको इसी तरीके के करेक्शंस दिखेंगे। कैश में FIIs की सेलिंग आप देखो, नॉर्मली लास्ट 5 मंथ से अगर आप देखोगे 3 लाख करोड़ की कैश में सेलिंग है FIIs की, तो दे आर रिलेंटलेसली सेलिंग। अब अभी आपने रिसेंटली सुना होगा एक इंटरव्यू में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये बोला कि नहीं वो तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो उनका प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है? ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो दे आर पार्किंग देयर मनी इनटू सेफ एसेट क्लास। तो वहाँ पे वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि वो US बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट में यहाँ से इमर्जिंग मार्केट से जनरली पैसा निकालते हैं और अपने वापस वो US में पैसा ले जाके वहाँ पे अपने पैसे को पार्क करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे आप अभी रिसेंट की बात नहीं है, 5 महीने से आप देखो कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है और सेलिंग का क्वांटम भी बहुत मैसिव है। अब वैसे तो वो सेलिंग ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहे हैं, नेट टू नेट वो ईयरली सेल में ही है। अगर यहाँ पे मैं जैन 24 से बात करूँ तो नेट टू नेट आप देखो हर मंथ में वो सेलिंग कर रहे हैं। बट लास्ट 5 मंथ से अगर मैं कहूँ, अभी तो फेब पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं लास्ट 5 मंथ्स में। तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है इमर्जिंग मार्केट में, ये चीज़ इसको सिग्निफाई कर रहा है। थर्ड रीज़न, 2 रीजन्स तो हमने पढ़ लिए, स्टॉक के वैल्यूएशन या इंडेक्स का वैल्यूएशन, सेकंड FIIs की सेलिंग, थर्ड क्या है? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अभी ये भी बहुत टॉपिक न्यूज़ में था कि मोदी एंड ट्रम्प के डिस्कशंस हुए। अब उसमें ट्रम्प का तो आपको पता ही है अनसर्टेनिटी, अब वो किसी भी टाइम टैरिफ पे डिस्कशन, अभी आपके स्टील एंड एल्युमिनियम पे 25% टैरिफ का डिस्कशन हुआ था, मार्च से एप्लीकेबल होगा। अभी रिसेंटली फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, ऑटो पे भी टैरिफ हाइक की बात हो गई है। तो उस पर क्या होता है? अब उस पर टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी होगी ना, रिटेलिएटरी मेजर्स आएंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड वार्स होंगे, इम्बैलेंसेस होंगे ट्रेड में। अब इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी 30 आइटम्स पे US को डिस्कशन के लिए बोला हुआ है कि हम भी 30 आइटम्स पे देखेंगे कि कुछ टैरिफ्स पे रिडक्शन करेंगे। जैसे उनका मेन कंसर्न था हार्ले डेविडसन या इस तरीके की ब्रांड्स इंडिया में नहीं वर्क कर पा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप टैरिफ बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हो, तो US के सप्लायर्स इंडिया में काम ही नहीं कर पाते। अब इंडियन मार्केट क्या है? इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट टू चाइना। चाइना में तो वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी उनसे बेटर कर दी है और प्राइसेस उनसे हाफ है, तो वो सेकंड बेस्ट मार्केट में ही तो आके अटैक करेंगे। तो वो इस वजह से वो ट्रम्प इज़ अ गुड नेगोशिएटर, तो वो नेगोशिएट करेगा ही। तो वो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है कि वो तो कभी भी आके किसी दिन भी आकर के ये बोल रहा है ना, कभी वो बोल रहा है कि चाइना, मैक्सिको, कोलंबिया पे टैरिफ हमने इतने इतने बढ़ा दिए, कभी वो कह रहा है नहीं हम बाकी पे भी टैरिफ बढ़ा देंगे। अब इंडिया में क्या है, अगर वो कल के दिन बोलता है कि मैं IT सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ को इम्पोज करता हूँ, तो इंडिया की तो डिपेंडेंसी US पे बहुत है ना उस चीज़ में। H1B वीज़ाज़ को टाइटनिंग कर देंगे या IT सर्विसेज पे वो टैरिफ इम्पोज कर देंगे, तो इंडिया की तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना सर्विसेज पे भी। तो ये भी एक मेजर रीज़न है, तभी तो स्टॉक मार्केट ये फ्यूचर के आउटलुक को देख के वो करेक्शन मोड में है। फिर उसके बाद मैं जो डिस्कस कर रहा था पॉइंट, राइजिंग US बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड भी देखो आप, बॉन्ड यील्ड भी ऑलमोस्ट
यूएस की बॉन्ड यील्ड राइज ही हो रही है। अगर आप देखो ये चार्ट को देखोगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट है, अब ये भी अपने हाईस पे ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड यील्ड का राइज होना मतलब क्या है, सिंपलर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो यूएस के डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वाई दे विल पार्क देयर मनी इनटू सच इकोनॉमीज जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, वो पैसे वो बाहर ले जाएंगे और वो वहाँ पे अपने सेफ इन्वेस्टमेंट्स पे पैसे डालेंगे। वो क्यों इतना रिस्क लेंगे कि मैं इमर्जिंग मार्केट्स में अपने पैसों को लेकर के रिस्क, वो तो प्रॉफिट्स के लिए आए ना, उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए, अपने प्रॉफिट्स को निकाला और वो अब सेफ इन्वेस्टमेंट्स पे जाएंगे। तो ये अब यूएस बॉन्ड यील्ड का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में एफआईआई निकाल रहे हैं पैसा और वहाँ पे डाल रहे हैं। फिर आप ये देखो, अब जब पैसा निकलेगा तो क्या होगा, रुपी वीक होगा। रुपी डॉलर की इक्वेशन देख लो आप, रुपी अपने लोएस्ट पे है, बिल्कुल वीक है, अपने लोएस्ट पे है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, तो रुपी का वीकनिंग होना वो तो एविडेंट है, दिख ही रहा है वो चीज़। तो यूएस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और एफआईएस एफपीआईस का पैसा निकालना, रुपीज़ का अपने लोएस्ट पे चलना, ये सारी चीज़ें को रिलेट तो आपस में हो ही रही हैं। तो ये इतने सारे मेजर रीजन्स हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, रिटेलिएशन। अब रिटेलिएशन होगा ना, टिट फॉर टैट तो हो गई। अब वो चाइना पे कुछ इम्पोज करेगा, चाइना उस पर टैरिफ इम्पोज करेगा, अल्टीमेटली इफेक्ट कौन होती है, इफेक्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं, इंडिया जैसी, जो हैवीली डिपेंडेंट है अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इम्पोर्ट पे भी डिपेंडेंट है, वहाँ पे भी उनको टैरिफ्स कम करने हैं, एक्सपोर्ट में पता चला टैरिफ ज़्यादा लग गए, तो दोनों तरफ से उनकी, वो तो डबल स्वॉर्ड हो गया ना, डबल एज स्वॉर्ड हो गया, दोनों तरफ से उनकी पिटाई हो रही है। तो मेजर रीजंस ये हैं, इसी वजह से मार्केट, अब क्या रियली मार्केट क्रैश हो गया या क्रैश होगा वो भी आगे समझते हैं। अगर टेक्निकली चार्ट से समझना है तो ये चार्ट, अब ये मे बी विजिबल ना हो तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, ये शायद आपको विजिबल होगा। अब ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे हमने देखा 2008 का, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2008 में क्या था आपको पता है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल करी थी। तो उस टाइम कितना सीवियर मैसिव करेक्शन था, और उस टाइम क्या था, इंडिया की जो मार्केट थी वो थी भी बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल। तो अभी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद ही कहती है ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से हमारी मार्केट बहुत रोबस्ट है, तो हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं। हाउएवर डिपेंडेंसी एफआईएस की बिल्कुल है, पर ठीक है अभी मार्केट फिर भी बेटर है, डीआईएस के पास पैसा है, एफआईएस अगर पैसा निकाल रहे हैं तो इक्वलेंट अमाउंट डीआईए भी पंप कर रहे हैं ना, बट वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि कब तक पंप करेंगे। तो देखो कमिंग टू द टॉपिक, ये है कि 2008 में इतना करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद क्या होता है मार्केट में, कंसोलिडेशन होता है, फिर मार्केट राइज होता है। फिर आपको पता है ये कोविड के टाइम तो मार्केट कितना ज़्यादा 6,000-7,000 के लेवल पे निफ्टी आ गया था। उसके बाद वन वे रैली दी निफ्टी ने 26,300 की। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये भी करेक्शन। अब ये करेक्शन क्या इतना ब्रूटल है जो पहले था, नहीं इतना ब्रूटल नहीं, ऑलमोस्ट 13-14% का करेक्शन है। अगर आप 26,300 के टॉप से भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 14%, अराउंड 14% का ये करेक्शन है। तो हम कब कहते हैं कि मार्केट एक बियर टेरिटरी में चला गया, मैं ये चीज़ मानूंगा अगर ये 21,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया मार्केट ने, 21,000 या 21,500 के वो नीचे आया, तो यस वो मार्केट बियर टेरिटरी में आ जाता है, उसका करेक्शन फिर सीवियर होने वाला है। तो वो ऑलमोस्ट टॉप से अपने करेक्ट होता है 18-20%, ठीक है। उतना वो अगर करेक्ट हुआ, उसके नीचे उसने डिप लगाना शुरू किया, तो आप ये मान के चलो फिर तो ये बियर टेरिटरी में गया। अभी तो नॉर्मल करेक्शन है, ये नॉर्मल कंसोलिडेशन है। तो मार्केट इसी तरीके से वो कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद वो अपनी कंसोलिडेशन में क्या होगा, सेलर्स का टाइम आता है, फिर उसके बाद वो ट्रेंड पकड़ता है, तो ट्रेंड ट्रेडर्स आते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट एक्यूमुलेशन चलता है, कंसोलिडेशन चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो मार्केट के तो ये फेजेस है ना, ये तो चलेगा ही ऐसे। अब वो वन वे एक ही डायरेक्शन में थोड़ी मूव करता रहेगा। तो अभी ये मैं ये नहीं मानूंगा ये क्रैश है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन। और ये करेक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली करेक्शन टाइम करेक्शन भी हो सकता है। ये आगे ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए, ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहे, ना ये अपने पीक को नीचे जाए और ना ये 21,000 या 21,500 के नीचे जाए, ये यहीं पे करेक्ट होता रहेगा पूरे। मतलब ये टाइम करेक्शन 1 साल का 2 साल का भी हो सकता है।
तो प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दो चीज़ें होती है ना। तो ये FII ने जब तक मंथली में पॉजिटिव अपना आउटलुक नहीं दिया, मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, ये दैट इज़ क्लियर, क्योंकि उनको पम्प करना ही पड़ेगा पैसा, जिस क्वांटम से वो पैसा निकाल रहे हैं ना उनको पम्प करना ही पड़ेगा। तो होपफुली आज हमने जितने भी टॉपिक्स ये देखे, इससे आपको इतना तो क्लियरिटी हो गई होगी कि मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशू है। अब हमने 4-5 टॉपिक के ऊपर मेजरली डिस्कस किया, तो इससे इतनी क्लैरिटी तो आती है हमें कि हाँ कहीं ना कहीं स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स भी ओवर वैल्यूड हैं। तो इस चीज़ पे हमें ये देखना चाहिए क्या रियली ये टाइम है कि हम स्टॉक्स को ऐड ऑन करें, एवरेज ऑन करें। तो 20% के करेक्शन में हम बोलते हैं बियर फेज है, तब आप अपनी एक कैपिटल का एक छोटा सा चंक यूज़ करो। उसका भी मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर भी मैंने पीछे टॉपिक पे अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। आप उस वीडियो को भी आप सुनो, उससे समझो आप किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। एक ही चंक में पैसा लगाने से बेटर है हम स्टैगर्ड वे में लगाएं, कितनी बार लगाएं, वो सब चीज़ें एट लेंथ उसमें डिस्कस करी हैं, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मार्केट का रीजंस क्या है, मेजर रीजंस में आज डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ और इंटरेस्टिंग आउटलुक, मार्केट आउटलुक के टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर।